नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बैले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक आज भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ही काफी महत्वपूर्ण खबर मानी जा रही है। क्योंकि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे कि भारत को मिला नाटो के साथ जुड़ाव का ऑफर। वही नाटो जिसका ऑफर कुछ दिन पहले फिनलैंड को मिला था, वही नाटो का ऑफर जो कुछ साल पहले यूक्रेन को मिला था। तो यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। और फिनलैंड के साथ भी जो ऑफर दिया गया था नाटो का, उससे भी संबंधित चाइना और रसिया ने भी अपोज किए थे। बहरहाल अब उसकी बात हम लोग आने वाले कुछ मिनटों में करेंगे। फिलहाल ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो अभी के समय में जो नाटो द्वारा जो ये ऑफर दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या डिप्लोमेसी है, और भारत को क्या नाटो का सदस्यता लेनी चाहिए या नहीं। मुद्दा यही हो जाता है। क्योंकि जब आप बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ वन लाइनर जो करंट अफेयर होता है, वो करंट अफेयर सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होता है, सिर्फ जीके के लिए आपके लिए वो नहीं होता है। बड़े एग्जाम, खास करके यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जामों में, जहां पर इंटरव्यू के माध्यम से कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं आपसे इस मुद्दे पर आपका राय पूछते हैं, तो जेन्युइनली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर आंसर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो भी न्यूज होते हैं उसको ध्यान रखने की जरूरत होती है, और इस पर अपना ओपिनियन, एक अपना तर्क भी होना लाजमी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे किस प्रकार से न्यूज पेपरों ने इस न्यूज को कवर करने का प्रयास किया है। बात करें यह टॉपिक, तो यह टॉपिक चाहे वह जीएस पेपर 3 हो या जीएस पेपर 2 हो, आप जीएस पेपर 3 से भी इसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है इससे भी आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जोड़ सकते हैं इसको, सिक्योरिटी से इसको जोड़ करके देख सकते हैं, और जीएस पेपर 2 का जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे भी आप इसको जोड़ कर देख सकते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो यूपीएससी के सिलेबस से ये टॉपिक हमारी पूरी की पूरी मैच करती है। चाहे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, चाहे वह हिंदुस्तान टाइम्स हो, द हिंदू हो, या अदर्स, आप न्यूज पेपर की कटिंग को जब आप देखेंगे, चारों तरफ न्यूज पेपर ने इस चीज को बताने का प्रयास किया है कि नाटो की तरफ से भारत को उसके मेंबर बनने की कुछ पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। और यहाँ पर अब सोचने वाली बात होता है कि भारत को क्या इसकी सदस्यता लेनी चाहिए या नहीं। थोड़ी सी मैं यहाँ पर इतिहास को ढूंढने का प्रयास करूंगा, और इतिहास में क्या क्या हुए हैं नाटो से लेकर के, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चूंकि यह तो न्यूज तो छोटी है, लेकिन जब तक इसके कुछ आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, और प्रेजेंट का जो अभी एरा जो चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है, फिर जब इस चीज को जब जोड़ेंगे तब आप एक कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। अगर नाटो की बात करें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, उसके बाद से दुनिया जो थी वह दो भागों में बट गई, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक सोशलिज्म बेस, अगर कहा जाए कम्युनिस्ट बेस। अलग अलग थेसिस देने वाले लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग कम्युनिज्म से इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, या कुछ लोग हैं इसको सोशलिज्म से जोड़ करके देखते हैं। बहरहाल इस जो विचारधारा है उस पर हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। आने वाले समय में इस जो भी विचारधाराएं है, थेसिस है, इस पर कभी टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि सारे विचारधाराओं में क्या क्या इसमें डिफरेंस है, और कौन विचारधारा को कौन सा देश ज्यादा फॉलो करता है। एनीवे, आसान भाषा में अभी हम यही समझेंगे कि एक पूंजीवादी देश और एक कम्युनिस्ट बेस्ड देश, जो पूंजीवादी अ, अर्थव्यवस्था को वह एक्सेप्ट नहीं करता है। आसान भाषा में कहें तो जो अमेरिका जैसे देश हैं, ब्रिटेन जैसे देश हैं, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं, अर्थात जो पूंजीपति है, पूंजीपति को बढ़ावा दिया जाता है। और ठीक इसके ऑपोजिट जो पहले का जो यूएसएसआर हुआ करता था, जो कम्युनिस्ट कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, उस कंट्री जो था, वह कंट्री जो था वह सोशलिज्म को फॉलो करता था, समाजवाद को। उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहा जाता था। मतलब कहा जाए तो जो सिस्टम जो होगी उसमें आप देखेंगे कि जैसे
1991 से पहले भारत की भी इकोनॉमी कुछ ठीक ठाक उसी प्रकार थी। 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफी हद तक कह सकते हैं। उसमें जितने भी सर्विस होंगे, फैक्ट्री होंगे, वो सारे नेशनलाइज होंगे, उस पर सिर्फ सरकार की पकड़ होगी। लेकिन जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री में आप जाएंगे, तो वहां पर जितने भी चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, इवन आपके जो एग्रीकल्चर होते हैं, वो भी आप देखेंगे कम्युनिस्ट कंट्री में एग्रीकल्चर को भी काफी हद तक नेशनलाइज करके रखा जाता है। लेकिन वहीं जब आप जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री है, जब वहां पर जब आप जा करके देखेंगे, इस सारे चीज को मतलब बिल्कुल फ्रीडम दिया गया रहता है। सब मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होते हैं, जिसके अंदर जितनी क्षमता होती है डेवलप करने की, वह उतनी डेवलप कर सकता है। ठीक है, ये अपनी विचारधाराएं हैं। मुद्दा हमारा जो है उस पर हम लोग आज ध्यान देने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जब दो भागों में बटा, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विनर कंट्री थे, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, लेकिन अगर देखा जाए ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये लोग की विचारधारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ थी, जबकि यूएसएसआर जो था, उसका जो थीसिस था, प्रिंसिपल था, वह सोशलिज्म बेस्ड इकोनॉमी पर था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब दो प्रकार के थीसिस होंगे तो उन दोनों में अलगाव तो होना ही है। इसका कारण ये हुआ कि दो भागों में इनकी थीसिस बट गई, और दुनिया जो था वह दो भागों में बट गया। दुनिया दो भागों में बटने का मतलब यह है कि कुछ लोग जो थे वह यूएसएसआर को फॉलो करने लगे, और कुछ लोग जो थे वह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का सपोर्ट करने लगे। इसी के मध्य में जो चीजें जो उत्पन्न होने लगी, एक चैलेंजेज उत्पन्न होने लगे दुनिया में, उसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड कोल्ड वार, जिसको शीत युद्ध के नाम से जेन्युइनली जाना जाता है। तो उस स्थिति में जब यूएसएसआर को हैंडल करने के लिए कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी वाले जो देश थे, उन्होंने एक ट्रीटी बनाया जिसको बोलते हैं नाटो। अब नाटो इन्होंने बनाया, लगभग 30 देशों का भी ये समूह है। और 30 देशों का समूह का मतलब था कि अगर एक देश पर, इस 30 देश में अगर किसी एक देश पर भी अगर अटैक होगा, तो बाकी देश उस पर अटैक करेंगे, जो देश इन 30 देशों में से किसी एक पर अटैक करेगा। मान के चलिए, उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं कि अगर 30 देशों का एक मेंबरशिप है, एक टीम है नाटो, अगर इस पर अगर श्रीलंका अटैक कर दे किसी देश पर, 30 मेंबर पर, तो पूरे 30 देश मिलकर के श्रीलंका पर अटैक करेंगे। अब ये चीजें जब वहां पर बनाया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ बनाया आपका यूएसएसआर। अब आप भी सोच रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, मैं बात कर रहा हूं वर्षा जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया। उन लोगों में भी कुछ देशों का जो मेंबर था, और इन दोनों ट्रीटी, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो चाहे नाटो हो, ये उस समय का एरा था जिसमें मतलब एक कोल्ड एरा का समय में दोनों को पावर को बैलेंस करने के लिए इस सिस्टम को लाया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले समय में जब यूएसएसआर, मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने इकोनॉमी रिफॉर्म किया, तो उसके बाद यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। और जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उस स्थिति में आप देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ का भी कहानी खत्म हो गया। उसके बाद से नाटो स्टैंड रखता है। उसके बाद अगर जेन्युइनली अगर देखा जाए, एथिकल दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उस समय जिस प्रकार डब्ल्यूटीओ खत्म हो गया, उसके अकॉर्डिंग नाटो को भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन नाटो खत्म नहीं हुआ, ये अपनी पॉलिसी को मेंटेन करता रहा। अब चूंकि आपको मैं बता दूं कि जितने नाटो मेंबर 30 देश हैं, ये 30 देश को अपने अकॉर्डिंग कहीं से हथियार नहीं खरीदने की, मतलब उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। ये 30 मेंबर कहीं से अपने मन से बिल्कुल भी हथियार नहीं खरीद सकते हैं। उनको जब भी हथियार खरीदना होगा, अमेरिका से पूछ करके इनको हथियार खरीदना होता है। तो सोचिए, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये 30 देशों के लिए तो मार्केट बन गया ना, तो जैसे इन लोगों का जब मार्केट बना, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेलिंग होगा हथियार का, वह ज्यादा होगा, जिससे उनके जीडीपी में हेल्प मिलेगा। अब मुद्दा ये था कि अगर कुछ इस प्रकार की पॉलिसी लाया जाए ताकि 30 देश को लगे कि हम लोगों को
नाटो का मेंबर बना रहना चाहिए। तो उस स्थिति में थ्रेड दिया गया, रसिया क्या कह रहा है, तो रसिया को थ्रेड बनाया गया। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो एक रसिया एक बड़ा ना होने की स्थिति में फिर अमेरिका ने कहा कि देखो चाइना आगे बढ़ रहा है, फिर नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ रहा है, फिर टारगेट करने के लिए आप देखेंगे क्यूबा जैसा देश है। लेकिन जहां जहां कम्युनिस्ट बेस्ड कंट्री हैं, सारे कंट्री को टारगेट मिला करके नाटो को आज भी स्टेबल करके रखा जा रहा है। तो मुद्दा आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर सिस्टम में। अब हम लोग यहाँ पर जो जेन्युइन जो यहाँ पर जो एक कंक्लूजन होना चाहिए कि क्या भारत को नाटो का मेंबर हो जाना चाहिए या नहीं। देखिए, इस पर अलग अलग जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी विशेषज्ञ हैं, उनके अपने अपने विचारधारा हो सकते हैं कि इस पर क्या ओपिनियन होना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि मैं कुछ ओपिनियन अपना देना चाहूंगा, इस आधार पर अगर आप लोग भी अगर एग्री हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि देखिए, सबसे पहले भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या कहता है, इसको हमें देखने की जरूरत है। जब हम भारत की फॉरेन पॉलिसी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि हम वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्व शांति की बात करते हैं। उसमें हम पंचशील की बात करते हैं, हम जो पंचशील जो प्रिंसिपल होता है जिस पर हम किसी भी देश पर शांति के उद्देश्य से हम मित्रवत व्यवहार करेंगे, हम किसी भी देश पर अटैक नहीं करेंगे। इस प्रकार की चीजें जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी रहा है। हम हमारा विचारधारा रहा है कि जियो और जीनो दो के कंसेप्ट में हम लोग जीते हैं, हमारी विचारधारा रहा है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसके एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इतिहास रहा है, जहां पर महात्मा गांधी, आप देखेंगे जितने भी दार्शनिक हुए, महात्मा गांधी हो गए, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, चाहे आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग समय में अलग अलग फिलोसफर हुए जिन्होंने अपना थीसिस दिया एंशियंट एरा में, आप देखें उठा करके। तो भारत का जो इतिहास रहा है, स्वामी विवेकानंद का थीसिस आप देखिए, तो जितने भी आप दार्शनिक भारत में हुए, सारे दार्शनिक का एक ही कंसेप्ट निकल के आता है कि हम लोग दुनिया को शांति के नजर से देखते हैं, शांति में विश्वास रखते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। इसी आधार पर भारत जब आजाद हुआ तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को तैयार किया गया। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझने का प्रयास किया जाए तो किसी भी एंगल से भारत को नाटो का मेंबर बनना उचित नहीं माना जा सकता है। लेकिन और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब आप देखेंगे कि वहां के हथियार खरीदने की टर्म्स एंड कंडीशन आ जाए तो बिल्कुल हम फ्री होंगे ही नहीं, क्योंकि हमको जैसा लगेगा, जिस देश से लगेगा, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी पर भी एक प्रकार का एक बाउंडेशन लग जाएगा। तो कुछ ये चैलेंजेस हैं जिसको भारत को एक बार सोचना चाहिए, और सोचने के बाद इस पर नाटो को मेंबर बने या न बने, या भारत के जो भी एक्सपर्ट हैं इस पर वो लोग विचार करेंगे। और आने वाले समय में अगर इससे संबंधित अगर कुछ भी अगर न्यूज में रहा तो मैं आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पीडीएफ में क्या है, उसको मैं जितनी भी जो डेटा है उस सारे डेटा मैंने आप लोगों को सामने बता दिया। एक चीज मैं बताना भूल गया कि अभी के समय में जो नाटो की जो अभी बैठक हो रही है वहां पे, तो जहाँ नाटो का हेडक्वार्टर है वहां पर अभी हो रहा है मीटिंग, उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी वहां पर सम्मिलित हुए हैं, और उसमें अपना कुछ उनका डिबेट चल रहा है। अब चीजें बाहर निकल के नहीं आई है कि मतलब इन जनरल वहां पर इनकी क्या ओपिनियन है, क्या ये भी नाटो के मेंबर बनेंगे, इस पर किसी भी प्रकार की कोई ऑथेंटिक डेटा न्यूज़पेपर के माध्यम से या इंटरनेशनल न्यूज में भी ये चीजें अभी तक सामने नहीं आ पाई है। तो जैसे स्पोक पर्सन है, स्पोक पर्सन ने ही ये बातें बताई थी कि इंडिया को मतलब नाटो के लिए मतलब द्वार ओपन करने की बात कही जा रही है। इसमें देखेंगे कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि चाहे वो 2019-20 में एक बार नाटो की मीटिंग में भारत शामिल हुआ था, और उसमें शामिल होने की कंडीशन ये था कि ये न्यूज बाद में बाहर निकल के आई 2022 के। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस न्यूज को पढ़ा होगा, अगस्त सितंबर या अक्टूबर का ये न्यूज है
जो बाहर बाद में एक न्यूज पेपर ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया 2 साल पहले की न्यूज, जो दुनिया के लोगों को ये चीजें शायद खबर नहीं थी, जिसमें भारत भी उस नाटो मेंबर से बात वार्तालाप किया था। अब बहरहाल ये चीजें उस समय खुलकर नहीं आई थी कि आखिर जो डिबेट में जो भारत शामिल हुआ था उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। क्या भारत नाटो का मेंबर बनने के लिए उस मीटिंग में शामिल हुआ था या कुछ और कारण थे। बहरहाल लेकिन जो भारत जो उसमें शामिल हुआ, इससे ये हुआ कि जो नाटो के जो मेंबर देश हैं उनके साथ जो भारत के जो रिश्ते रहे हैं वो रिश्ते अच्छे होते हुए प्रतीत हुए। जो आप देखेंगे 2021 और 22 का जो एरा था कोविड-19 के समय में, उस समय भी इन देशों के साथ भारत के कुछ ट्रेड हुए हैं जो कहीं ना कहीं उस समय के मीटिंग के एक बेनिफिट दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो भारत जो रहा है ऑलवेज सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ही पार्ट रहा है, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत ही हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कुछ अगर सिस्टम होती है तो आप लोगों के समक्ष मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। ये पीडीएफ है जिसमें जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे नाटो मेंबर 31 मेंबर कौन कौन से हैं, आपके पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाट इसमें कौन कौन से कंट्री जो नाटो के मेंबर नहीं है, संस्थापक देश कौन कौन से हैं, टाइप किस प्रकार का है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सदस्य कितने हैं, महासचिव इसके कौन है, भाषा कौन सी होती है, कुल सेना कितने हैं, रक्षा बजट कितना है, ये सारा चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो वन डे एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। स्थापना आपका 4 अप्रैल 1949 का माना जाता है इसका। आप यहाँ पर देखेंगे इस मेंबर कंट्री का यहाँ नाम आपको दिख रहा होगा, कब कौन कौन से देश शामिल हुए, एक यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर आपको इम्पोर्टेंट ये लगता है तो एक बार इसको मेमोराइज करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि अब देखते हैं कि क्या होता है कि आने वाले समय में अगर जिस प्रकार जो भी सिग्निफिकेंस है इंडिया के टॉक को लेकर के नाटो के साथ, मैंने सारी बातें आपको अपनी भाषा में आप लोग के समक्ष प्रेजेंट कर दिया। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन अवश्य बताएंगे। अब इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या वन डे एग्जाम वगैरह में कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है। मैंने एक क्वेश्चन इसमें डालने का प्रयास किया है। देखिए जैसे आप देखेंगे कि जैसे एक बार आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नाटो, नाटो में कितने मेंबर हैं। तो देखिए यहाँ पर मतलब बिल्कुल आसान सवाल पूछा गया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछने के चांसेस बन जाते हैं, और खासकर अभी दुनिया स्तर पर चर्चा चल रहा है तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। प्री मेंस दोनों के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आने वाले समय में कुछ और ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू।